हेलो दोस्तों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज शिक्षक दिवस भी है। मेरे सभी प्रिय छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं लगातार कुछ एमसीक्यूज आपके लिए ला रहा हूं और लगातार लाता रहूंगा आपके लिए एमसीक्यू। इसमें करीब 15 सवाल अभी ला रहा हूं, आगे जरूरत पड़ी तो और ज़्यादा सवाल भी लाएंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं और अब आप लोग लग जाइए। घर पे भी कम से कम प्रतिदिन एक रूटीन बना करके कम से कम 100 एमसीक्यू करते रहिए आप, और हम आपके लिए हर एक विषय का समय समय पर लाता रहूंगा एमसीक्यू। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट तुरंत आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और बिहार के 2 एग्जाम्स बीपीएससी एंड बिहार दरोगा दिसंबर महीने में हो जाएगा। तो बिल्कुल बैठने का समय नहीं है, लगातार लग जाइए। हम भी लगेंगे, आप भी लग जाइए और सेशन को लगातार, हमारा सेशन जो आएगा उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तो उनको लाभ भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है, इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है। उसके बाद आता है नंबर काली मिट्टी का और काली मिट्टी के बाद नंबर आता है लाल मिट्टी का। ठीक है, इन सबसे सर्वाधिक विस्तृत मिट्टी पूछा जाए तो होगा जलोढ़ मिट्टी। वैसे भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी पूछा जाए तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और भारत के सबसे अधिक विस्तृत मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी। वैसे मैं बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। जहां हर साल बाढ़ आता है वहां नई मिट्टी का विस्तार होगा। आप जानते हैं कि बाढ़ के पानी के साथ नदियां मिट्टी भी काट के लाती हैं और बाढ़ के समय जहां तक पहुंचती है पानी वहां तक मिट्टी को बिछा देती है। तो नई मिट्टी का विस्तार जहां बाढ़ आएगा हर साल होगा। तो नई मिट्टी वाले क्षेत्र को बोलते हैं खादर और पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बांगर। तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में नहीं है? दर्रा का मतलब पहाड़ों में जो इस पार से उस पार जाने का जो रास्ता होता है, निचला रास्ता, उसी को हम दर्रा बोलते हैं या पास बोलते हैं या एक कॉल भी कहा जाता है, COL। आपने सुना होगा इंदिरा कॉल। तो कॉल जो होता है ना, कॉल शब्द दर्रा के लिए प्रयोग होता है। तो कॉल बोलिए, पास बोलिए, दर्रा बोलिए, एक ही बात है। तो सिक्किम में इनमें से कौन सा दर्रा नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नाथुला दर्रा, शिवकिला दर्रा, जेलिपला दर्रा और डोकला दर्रा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, नाथुला, जेलिपला और डोकला। ये तीनों सिक्किम में है। डोकला दर्रा से भूटान जाते हैं। आपने सुना होगा हाल ही में डोकलाम विवाद आया था। डोकलाम भारत और चीन के बीच एक विवाद था। तो डोकलाम दर्रा या डोकला दर्रा भूटान को जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा से हम चीन जाते हैं और जो जेलिपला दर्रा है उससे हम तिब्बत जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सिक्किम में है। शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो फेमस दर्रा है वो 3 है। एक शिवकिला दर्रा, दूसरा रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, दूसरा रोहतांग दर्रा और तीसरा बड़ा लाचला दर्रा। तो 3 दर्रा फेमस है हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग। और मैं और जी के बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का जो शिवकिला दर्रा है उससे होकर के सतलज नदी आती है भारत में। आपने देखा होगा यहाँ पर जो इंडिया का मैप अगर हम बनाते हैं, इंडिया का अगर मैप बनाए तो यहाँ हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जो शिवकिला दर्रा है वहां से होकर सतलज नदी आती है। शिवकिला दर्रा का फोटो मैंने बनाया है। शिवकिला जो दर्रा है उससे होकर सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है और निकलती कहां से है? राकसताल से। राकसताल या राक्षसताल, राकसताल या राक्षसताल झील का नाम है। इसी झील से सतलज नदी निकलती है और शिवकिला दर्रा को पार करते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, सतलज नदी इंडिया में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस राज्य में शंकुधारी वन नहीं मिलने की संभावना है? देखो प्रश्न आए आपके सामने ना, तो आप प्रश्न को पढ़कर घबराइए मत। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाइए। अब शंकुधारी वन कह रहा है या कोनधारी वन कह रहा है, तो आपने सुना होगा कि शंकुधारी वन, कोनधारी वन ठंडे प्रदेशों में मिलता है। ऊंचे पहाड़ों पर मिलेगा या फिर ऐसे प्रदेश में मिलेगा जहां ठंडी होती है। हमने विश्व के जलवायु पढ़ेंगे तो आप बताते हैं हम लोग, या पढ़ते होंगे आप लोग, कि टुंड्रा या टैगा जलवायु जो है, टैगा, टुंड्रा नहीं, टैगा जलवायु
वहां कोनधारी या शंकुधारी वन यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है। वर्च, लार्च, स्प्रूस, ये सब पेड़ के नाम हैं जो पाए जाते हैं, तो हमेशा ठंडे प्रदेश में मिलेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, सिक्किम, जाहिर सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र ठंडा होगा, यहाँ मिलना चाहिए। उत्तराखंड में भी मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में भी मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब जनरली मैदानी प्रदेश में आ जाता है। थोड़ा सा पठानकोट वाला इलाका है तो वहां पर पहाड़ है, तो बहुत नीचा पहाड़ है, उसमें कोनधारी वन मिलने का कोई संभावना नहीं है। तो आप गेस भी कर सकते हैं कि पंजाब में शंकुधारी वन नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलने की संभावना है, क्वेश्चन नहीं था। तो इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में मिलेगा, लेकिन पंजाब में मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नंबर 4 ये रहा, भारत में जेरोफाइट पौधे कहाँ मिलते हैं। अब देखो, जेरोफाइट पौधा हम लोग पढ़ना होता है कि कहाँ पर उगाया जाता है पौधा, तो उसे क्या कहते हैं। जेरोफाइट पौधा कहाँ उगाया जाता है, मरुस्थल में। मरुस्थल में जो भी पौधा, मरुभूमि में, डेजर्ट में, डेजर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं मरुभूमि को, तो मरुभूमि में, डेजर्ट में जो पौधे उगाए जाते हैं उसको जेरोफाइट पौधे कहे जाते हैं। तो जेरोफाइट पौधा इंडिया में कहाँ मिलेगा, प्रश्न यही है कि जेरोफाइट भारत में कहाँ मिलेगा। तो मरुस्थल डेजर्ट में मिलेगा। तो डेजर्ट इंडिया में किस राज्य में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राजस्थान डेजर्ट के लिए फेमस है, थार डेजर्ट है राजस्थान में। तो जाहिर सी बात है जेरोफाइट पौधे कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, जेरोफाइट पौधे मरुस्थल में उगाए जाने वाले पौधे को कहा जाता है। और मैं बता दूं, इस पौधे की विशेषता होती है, इसकी जड़ें लंबी होती है। क्यों, क्योंकि पानी की तलाश में जड़ें काफी नीचे तक चली जाती हैं। तो आप जानते हैं कि हर जीव जंतु, पेड़ पौधा एडेप्टेशन करता है, अनुकूलन करता है, और उस अनुकूलन के कारण अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ न कुछ तलाश करता है। तो ये पौधे भी अपने जड़ के माध्यम से पानी की तलाश करते हुए बहुत लंबे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। साथ में इनके जो पत्ते होते हैं वो कांटे वाले पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस सुना होगा आपने, बबूल सुना होगा आपने, इसमें कांटा अधिक होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इनके पत्ते होते हैं ना, वो बदल जाते हैं कांटों में। देखिए, पत्ता अगर होता तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती, कांटा हो गया तो पानी की कम जरूरत पड़ता है। तो जेरोफाइट पौधे की दूसरी विशेषता है कि पानी कम खर्च हो, पानी कम यूज हो, इसलिए वहां के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पत्ता कांटा में बदल जाता है, दूसरा विशेषता। तीसरी विशेषता है कि जेरोफाइट पौधे जो मरुस्थल के पौधे हैं उसमें अधिकांश पौधे रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस, दिन में नहीं। सूर्य के रोशनी को, सूर्य के हीट को, सन के जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको रात में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन पानी को बचाने के लिए जो जेरोफाइट पौधे होते हैं वो रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये भी आगे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से किस प्रकार के पौधे रात को करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो आंसर क्या होगा, जेरोफाइट पौधे। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इनमें से सबसे बाद में मानसून कहां से लौटेगी, सबसे बाद में मानसून कहां से लौटेगी। तो मानसून याद रखिएगा, भारत में मानसून केरल से प्रवेश करते हैं, सब जानते हैं। जून महीने में सबसे पहले मानसून कहां आता है, केरल में। तो लेकिन याद रखिए, जहां सबसे बाद में मानसून पहुंचती है, सबसे पहले नहीं, जहां सबसे बाद में मानसून पहुंचेगी सबसे पहले मानसून वहीं से जाएगी। तो सबसे बाद में इनमें कहां पहुंच सकती है, जो सबसे नॉर्थ में रहेगा। सबसे पहले केरल में आता है, केरल के बाद कर्नाटक में, फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली होते हुए पंजाब तक पहुंच जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है केरला। 4 ऑप्शन है। तो अभी क्या बताया कि जहां सबसे पहले मानसून पहुंचेगी सबसे पहले वहां से नहीं लौटेगी, जहां सबसे बाद में पहुंचेगी सबसे पहले वहीं से लौटेगी। तो केरला तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश, केरला के बाद ऑप्शन क्या है भैया, केरल के बाद ऑप्शन है कर्नाटक है, तो केरल से जस्ट ऊपर है ये, इसके बाद पहुंचेगी। महाराष्ट्र में कर्नाटक के बाद मानसून पहुंचती है और महाराष्ट्र के बाद पहुंचती है पंजाब में। जो जितना नॉर्थ में रहेगा मानसून वहां उतनी लेट से पहुंचेगा। और मैंने क्या कहा, जहां सबसे लेट से पहुंचेगी वहीं से सबसे पहले लौटेगी। इसका मतलब ऑप्शन इसमें क्या आंसर हो जाएगा, पंजाब। ये ध्यान रखिएगा। और जहां सबसे पहले पहुंचेगी मानसून वहां से मानसून सबसे बाद में लौटेगी, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बाद में पहुंचेगी वहां से पहले लौटेगी, और जहां सबसे पहले पहुंचेगी वहां सबसे बाद में लौटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां मानसून सबसे पहले पहुंचेगी वहां मानसून ज्यादा समय तक रहेगी, और जहां सबसे बाद में पहुंचेगी सबसे कम समय तक मानसून वहीं रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। ये रहा स्क्रीन पर आपका प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार इनमें से किस राज्य में नहीं है। आप जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी किसको बोलते हैं, जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
और पलनी हिल मिलते हैं, जहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल मिलते हैं। देखिएगा अगर आप, यहाँ पर ये हो गया पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट का फोटो हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया पलनी की पहाड़ी। पलनी की पहाड़ी अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ने पूछा था कि थाई सेलम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु के पलनी की पहाड़ी में। यही पलनी की पहाड़ी है, यहाँ के जंगलों को 16 कहा जाता है, पलनी के पहाड़ी के जंगलों को 16 कहा जाता है। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पलनी ही है। ये तीनों का जहाँ संगम होता है, मीट होता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी घाट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नीलगिरी घाट या नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि इनमें से ये जो गांठ है ना, बस ये कॉर्नर जहाँ तीनों मिल रहे, इसी को बोलते हैं नीलगिरी, इसके अलावा और किसी को नहीं बोलते। तो क्वेश्चन है इनमें से कहाँ नहीं होगा नीलगिरी का विस्तार? तो यहाँ तो देख रहे हैं केरला में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटक में है। तीन राज्य में इसका विस्तार है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। तो किस राज्य में नहीं है? तो भैया आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जब नीलगिरी आ गया तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए। नीलगिरी के पहाड़ी पर टोडा और कोटा 2 जनजाति के लोग रहते हैं। टोडा और कोटा ये 2 जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? नीलगिरी के पहाड़ी पर टोडा और कोटा जनजाति के लोग निवास करते हैं, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ चाय और कॉफी की खेती होती है। नीलगिरी के पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती होती है। और यहीं पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी नाम का हिल स्टेशन भी इसी में है, तमिलनाडु में। ऊटी का पूरा नाम है उटकमंडलम है, नाम सुना होगा आपने। तो ऊटी यहीं पर है और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर अपनी अनुपस्थिति के लिए कितने स्पीकर का ग्रुप बनाता है? एक्चुअली क्या है कि भारत में जो लोकसभा है उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद मेंशन होता है। स्पीकर का पोस्ट है और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है। अगर स्पीकर न रहे तो उसके जगह डिप्टी स्पीकर काम करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों गायब हैं, तब क्या होगा? आपने देखा होगा कि स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है। और स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर काम चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी गायब है स्पीकर के साथ, दोनों के बेटे का शादी है, दोनों अपने बेटे के शादी में पहुंचे हुए हैं, तब क्या होगा भैया? तो होता क्या है कि इमरजेंसी के लिए जो सांसद हैं, जो इलेक्टेड सांसद हैं लोकसभा के, उनमें से स्पीकर क्या करते हैं कि अपना एक कोरम बनाते हैं, उसमें 10 लोगों को चुनते हैं और कहते हैं कि भैया जब हम न रहें तो डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, और दोनों न रहें तो इन 10 जो लोगों का टीम बनाए हैं, इन टीम में से कोई एक व्यक्ति स्पीकर का काम करेगा। ये नियम होता है। लेकिन ध्यान रहे इस बात में कि स्पीकर के न रहने पर डिप्टी स्पीकर काम कर सकता है, स्पीकर के रिजाइन कर देने पर भी डिप्टी स्पीकर काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि स्पीकर का पद अगर समाप्त हो जाता है, स्पीकर रिजाइन कर देता है, तो उन 10 लोगों का जो टीम है ना, वो टीम भी काम करना बंद कर देता है। यानी कि जो टीम है वो स्पीकर का टीम है, स्पीकर अपनी अनुपस्थिति के लिए उसको बनाया है। यानी स्पीकर जब अनुपस्थित है, किसी काम से गया है, तभी वो 10 लोग काम कर सकते हैं। अगर स्पीकर का पद ही समाप्त हो गया किसी कारण से, या तो रिजाइन कर दिया या तो लोकसभा में उसके खिलाफ संकल्प पारित हो गया है और उसके पद समाप्त हो गए हैं, तब वो 10 लोग जो है संसद में, लोकसभा में, वो फिर स्पीकर का काम नहीं कर सकते। फिर जो नया स्पीकर बनेगा वो अपना 10 लोगों का टीम बनाएगा। कभी देखे होंगे आप कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कोई अन्य सांसद भी स्पीकर का काम करते देखते होंगे कभी कभी, तो आश्चर्य हो जाता है ये तो स्पीकर थे नहीं तो फिर कहां से बन गया। तो 10 लोगों में से टीम चुना जाता है, लेकिन वो तब तक काम करता है जब तक स्पीकर है या तो अनुपस्थित है। पद समाप्त होने के बाद 10 लोग काम नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लोगों का टीम। 10 लोगों का टीम बनाते हैं जो कि अनुपस्थिति में काम करते हैं, लेकिन पद समाप्त होने पर इनका भी पद समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा के स्पीकर किसके सामने स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, किसके सामने क्या करते हैं भैया? स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक, इसमें मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा वह शपथ ही नहीं लेता। तो क्योंकि स्पीकर बिना शपथ लिए बन जाता है। मैं बता दूं कि स्पीकर जो है एक स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वो एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर जो होता है लोकसभा का या राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, सभापति तो वही होता है जो उपराष्ट्रपति भारत का होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता,
बल्कि वो शपथ एक सांसद के रूप में लेता है, और जो सांसद के रूप में शपथ लेता है उन्हीं में से एक व्यक्ति को स्पीकर चुन लिया जाता है। यानी स्पीकर के रूप में शपथ कभी नहीं लेता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वह शपथ ही नहीं लेता, स्पीकर के रूप में नहीं लेता, वो एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि स्पीकर के रूप में शपथ किसके सामने लेता है, तो क्या है उस स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेता, इसका बी आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर रहा। भारत में विपक्ष के नेता को किसके बराबर दर्जा दिया गया है? विपक्ष का जो नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो किसके बराबर दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर राज्य मंत्री। इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मंत्री। जो भारत में विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि 1977 से पहले, 1977 से पहले जो विपक्ष का नेता होता था उसकी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी। 1977 में कानून बनाकर उसके वेतन और भत्ते फिक्स किए गए। 1977 से पहले उसका कुछ भी फिक्स नहीं था, लेकिन 77 में कानून बनाकर उसके वेतन भत्ते, पेमेंट फिक्स किया गया, पेंशन फिक्स किया गया और उसको दर्जा दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर का। कब दिया गया? 1977 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो विपक्ष के नेता का जो पद है वो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी विपक्ष का नेता होता है, लेकिन वहां और यहाँ में फर्क है। ब्रिटेन में जो विपक्ष का नेता होता है उसमें हर एक मंत्रालय का एक अपना विपक्ष होता है। यहाँ क्या है भारत में कि एक आदमी विपक्ष का नेता चुन लिया गया और वही क्या करेगा? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री सबका विरोध करेगा। और वहां क्या है इंग्लैंड में नियम कि जो विपक्ष का नेता है वो हर एक वित्त मंत्री के लिए अलग से विपक्ष का नेता बनेगा, रक्षा मंत्री के लिए अलग से विपक्ष का नेता बनेगा, यानी विपक्षी भी अपना एक मंत्री बनाएगा। अगर सत्ता पक्ष बनाया रक्षा मंत्री, विपक्षी ही बनाएगा रक्षा मंत्री। यानी कि अगर सत्ता पक्ष के रक्षा मंत्री का विरोध करना है तो विरोधी पार्टी के जो रक्षा मंत्री है वही उसका विरोध करेगा। यानी वहां एक मंत्रिमंडल गठित किया जाता है विपक्ष के नेता के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल, यानी कि शैडो कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमारे यहाँ भी विपक्ष का नेता लिया गया, लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टी का विपक्ष का नेता एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, अलग अलग मंत्रालय के लिए विपक्ष नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और 1977 से इसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला और वेतन भत्ते भी फिक्स किए गए। तो विपक्ष के नेता के बारे में मैक्सिमम बातें अब समझ में आ गया होगा आपको। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 10 और आज के आखिरी सवाल। राजा मन्नार समिति का संबंध किस विषय से है? राजा मन्नार समिति का संबंध किस विषय से? ऑप्शन ए है रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी है गृह क्षेत्र, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य संबंध, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर है केंद्र राज्य संबंध। राजा मन्नार समिति 1970 में गठित की गई थी। 1970 में तमिलनाडु सरकार ने इसको गठित किया था। नाम से भी लग रहा है साउथ इंडियन, राजा मन्नार, साउथ इंडियन लग रहा है, तो याद रहेगा तमिलनाडु सरकार ने राजा मन्नार समिति गठित किया था केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की परख करने के लिए, जांच करने के लिए 1970 में। और राजा मन्नार समिति ने रिकमेंडेशन दिया था, जो मुख्य रूप से पहला रिकमेंडेशन था कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। हालांकि बाद में सरकारिया कमेटी भी इसको बोला था। सरकारिया आयोग आपने सुना होगा नाम, बाद में सरकारिया आयोग बना, उसने भी कहा था कि एक अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए। और सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही अनुच्छेद 263 के अनुसार क्या बनाया गया? एक अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया। लेकिन उससे पहले ही राजा मन्नार समिति जो 1970 में बनी थी, उसने भी कहा था कि एक अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए। हालांकि उसकी बात नहीं मानी गई क्योंकि राज्य सरकार का समिति था। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि राजा मन्नार समिति ने राज्यपाल को लेकर भी रिकमेंडेशन दिया और कहा कि राज्यपाल का जब नियुक्ति हो तो उसमें राज्य मंत्रिमंडल का परमिशन होना चाहिए। और उन्होंने तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सजेशन दिया वो दिया कि 356 का इस्तेमाल बिना मतलब के नहीं होना चाहिए। राज्य में जब बिल्कुल शांति और न्याय व्यवस्था भंग हो जाए तभी 356 लगाना चाहिए, अन्यथा 356 का यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान बिना मतलब का नहीं होना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण समिति था राजा मन्नार समिति, 1970 में बना था। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसा लगा सेशन आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मैक्सिमम इस शेयर को शेयर करिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा सेशन, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अतः प्लीज इसको शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। और शिक्षक दिवस का अवसर है तो मैं बताऊंगा इतना कि छात्र के बारे में और शिक्षक के बारे में जो प्रतिमान राधाकृष्णन ने गढ़े थे, कम से कम 2-4 कदम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो सही में एक तरह से राधाकृष्णन के जन्म दिवस में हम लोग सही भागीदारी कर पाएंगे। ठीक है,
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।